हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ की हमारी श्रृंखला में आज हम जो है मानचित्र और वायु फ़ोटो चित्रों में अंतर को पढ़ने वाले हैं कि जो एरियल फ़ोटोग्राफ्स हम लेते हैं धरातल से ऊपर जाकर और मानचित्र जो सर्वेक्षण के बाद हम बनाते हैं, जो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो मानचित्र और वायु फ़ोटो चित्र इन दोनों में क्या अंतर है, इनको जो है आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मानचित्र पर सीमित सूचनाएं होती हैं। सीमित सूचनाएं होती हैं ना, हम जो चाहते हैं केवल वही सूचनाएं तो हम मानचित्र पर अंकित करते हैं। और इसी प्रकार विस्तृत सूचना एरियल फ़ोटोग्राफ पर होती है, क्योंकि एरियल फ़ोटोग्राफ जब हम लेते हैं तो हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। जो धरातल पर जो कुछ भी है वो उस वायु फ़ोटो पर अंकित हो जाता है, जबकि मानचित्र पर हम सीमित सूचनाएं लेते हैं। अगर भौतिक ऊंचावच का मानचित्र पर है तो हम उस पर पर्वत, पठार, मैदान ये चीज़ें दिखाते हैं या फिर पॉपुलेशन दिखाते हैं, कोई एक तत्व लेकर, यानी कि सीमित सूचनाओं के साथ जो है मानचित्र होता है। इवन जो आपके एटलस में गहरे से गहरे मानचित्र होते हैं उसमें भी बहुत सीमित सूचनाएं जो है होती हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा जो मानचित्र है वो पूर्व निर्धारित मापनी पर बनता है, जबकि वायु फ़ोटो की कोई पूर्व निर्धारित मापनी नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम मानचित्र बनाते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, हम सबसे पहले सर्वे करते हैं एरिया का, और सर्वे करने के बाद जो है हम एक मापनी निर्धारित करते हैं कि इस मापक पर हम जो है मानचित्र को बनाएंगे, यानी कि हमारी मापनी जो है पहले से निर्धारित होती है। लेकिन वायु फ़ोटो की जो मापनी है वो निर्धारित नहीं होती है, बल्कि जो वायु फ़ोटो है वो वास्तव में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि स्केल ऑफ फ़ोटो हमारा क्या होता है, F/H, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो और जो हमारी वायुयान की हाइट है वो, तो उस पर जो है हमारा स्केल ऑफ फ़ोटो जो है निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो हमारी स्केल ऑफ फ़ोटो है ये वेरी भी कर सकता है, क्योंकि हमारी उड़ान ऊंचाई जो है वो भिन्न हो सकती है, तो इसलिए जो है ये वेरिएट भी कर सकता है। जबकि मानचित्र इतनी तसल्ली से बनाया जाता है कि उसका जो स्केल है वो हमेशा पूरे मानचित्र पर बिल्कुल सही रहता है। इसी प्रकार जो मापनी है वो मानचित्र के प्रत्येक भाग पर शुद्ध होती है। ठीक है, मानचित्र की जो मापनी है वो प्रत्येक भाग पर शुद्ध होती है, क्योंकि हम जो मापनी लेते हैं वो मानचित्र के कोनों से लेकर मध्य तक सारी एक रहती है। लेकिन जो हमारी वायु फ़ोटो है तो हमारा जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है, एरियल फ़ोटो का जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है उस प्रिंसिपल पॉइंट पर तो मापनी शुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही हम किनारों पर जाने लगते हैं तो हमारी जो मापनी है वो विकृत होती जाती है। तो वायु फ़ोटो पर केवल केंद्र की मापनी शुद्ध होती है, बाकी की मापनी जो है शुद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार मानचित्र पर स्थानों की स्थिति और ऊंचाई को आसानी से मापा जा सकता है, क्योंकि जो है स्थिति और ऊंचाई को हम लिख देते हैं, है ना। जब आप जो है भौतिक धरातल का मानचित्र देखते हो, इंडिया का मैप देखते हो, तो उस पर जो है जो हमारी पर्वत चोटियां हैं उनकी हाइट लिख दी जाती है, कोई मीनार है तो उनकी हाइट लिख दी जाती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन है, ये सारा जो है ये सारी जो सूचनाएं हैं वो मानचित्र पर अंकित होती हैं कि इस स्थान की ऊंचाई जो है कितनी होती है। लेकिन वायु फ़ोटो पर स्थानों की ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है केवल, वो भी जब आप उसका 3D व्यू लोगे, स्टीरियोस्कोपिक विज़न जब उसका आप लोगे तो केवल स्थानों की ऊंचाई का अनुमान कर सकते हो। अनुमान मतलब आप केवल ये जो है उस पे निर्धारित कर सकते हो कि ये जो स्थान है ये मतलब जो है गहरा है या धरातल से ऊंचा है, लेकिन उस ऊंचाई का माप जो है, माप का अनुमान आप नहीं लगा सकते हो। अगला है, मानचित्र पर हम दूरियों और दिशाओं का शुद्ध निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो मानचित्र है उसको बनाने से पहले ही हम क्या करते हैं, मापनी निर्धारित कर लेते हैं, तो उस मापनी के आधार पर दूरियों का शुद्ध निर्धारण होता है। और इसी प्रकार दिशा भी जो है मानचित्र पर अंकित होती है ना। नॉर्थ की दिशा जो है इंडिकेट होती है, और उसके साथ ही जो है हम अगली जो है बाकी जो दिशाएं हैं उनका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन वायु फ़ोटो क्या करती है, वायु फ़ोटो पर दूरियों और दिशाओं में विकार आ जाता है, क्योंकि उड़ान ऊंचाई पर जो है, उड़ान ऊंचाई हमारी वेरिएट करती रहती है, तो इसलिए दूरी और दिशा जो है उसमें विकृति आ जाती है।
इसी प्रकार मानचित्र पर सापेक्ष उच्चावच का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि मानचित्र पर कंटूर लाइंस होती हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन, स्पॉट हाइट या जो हमारी पर्वत चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई लिखी जाती है, तो हम जो है उसकी एग्जैक्ट ऊंचाई का जो है निर्धारण कर सकते हैं कि कंटूर जो लाइंस हैं वो जिस अमाउंट की जो है 100 मीटर का कंटूर है तो इसका मतलब ये 100 मीटर की हाइट है, 200 मीटर का कंटूर है तो ये 200 मीटर की हाइट है। लेकिन वायु फोटो पर ऐसी सुविधा नहीं होती है ना। और इसी प्रकार मानचित्र पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का प्रदर्शन किया जाता है। भौतिक को, अब इसका क्या मतलब है? भौतिक तत्वों का मतलब हम केवल हम जो है मानचित्र पर भौतिक तत्व जैसे कि जो है भौतिक जो तत्व हैं जैसे ऊंचाई है, गहराई है, उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर या रेनफॉल है, ये सारे क्या हैं? ये भौतिक तत्व हैं। तो इनको हम मानचित्र पर आसानी से दिखा सकते हैं और इसके साथ साथ हम सांस्कृतिक तत्व भी दिखा सकते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक तत्व का मतलब हुआ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ये सारे सांस्कृतिक तत्वों का प्रदर्शन भी मानचित्र पर आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो वायु फोटो हैं उस पर केवल भौतिक तत्वों का ही प्रदर्शन किया जा सकता है। जो भौतिक रूप से जो स्थिति जो ऑब्जेक्ट हैं, अब उन फिज़िकल फॉर्म में जो सांस्कृतिक तत्व उपस्थित हैं उनको तो हम दिखा सकते हैं। कोई मीनार है, किला है, वो तो एरियल फोटोग्राफ पर अंकित हो सकती है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं जैसे कि लिटरेसी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वायु फोटो पर नहीं दिखा सकते हैं। और कुछ जो है देखते हैं, मानचित्र पर दूर दराज और अगम्य इलाकों का जो प्रदर्शन है वो संभव है, मानचित्रण संभव है। मानचित्र पर दूर दराज और अगम्य इलाकों का मानचित्रण संभव नहीं है। मान लीजिए जो है कोई बहुत गहरा क्षेत्र है या अमेज़न के जंगल ही हैं जो बहुत गहरे हैं, तो उनका मानचित्र बनाना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर सर्वे करने के लिए जाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों की, ऐसे अगम्य क्षेत्रों की वायु फ़ोटो बहुत आसानी से ली जा सकती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु फ़ोटो जो है वो वो जो है वायु फ़ोटो जो है वो एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है। ठीक है? इसके बाद मानचित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो श्रम साधक और समय साधक है, क्योंकि मानचित्र जब बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी जो है टाइम और एनर्जी लगती है और एक-एक चीज़ को बहुत बारीकी से बनाया जाता है, बहुत बारीक काम है। लेकिन दूसरी तरफ वायु फ़ोटो जो है वो एक क्लिक के साथ ही अंकित हो जाते हैं, उड़ान की स्वतंत्रता है। हमें जब भी किसी क्षेत्र का वायु फ़ोटोग्राफ चाहिए तो हम जो है उसको जो हमारी फ्लाइंग हाइट है उसको प्लान करके जो है एरियल फ़ोटो बना सकते हैं। इसके बाद मानचित्र पर कुछ चुने हुए तत्वों के प्रदर्शन की सुविधा होती है ना? जब हम मान लीजिए हमें मानचित्र पर केवल जो है पर्वत चोटियाँ दिखानी हैं या फिर जो है हमें मानचित्र पर और कोई तत्व दिखाना है, तो कोई चुना हुआ तत्व हम मानचित्र पर दिखा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वायु फ़ोटो पर जो है वांछित और अवांछित सभी तत्वों का प्रदर्शन हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमें किसी क्षेत्र के केवल ड्रेनेज पैटर्न की आवश्यकता है, तो हम उस केवल ड्रेनेज का एरियल फ़ोटोग्राफ नहीं ले सकते। हम एरियल फ़ोटोग्राफ लेंगे तो वो सारी सूचनाएँ उस पर आएँगी जो धरातल पे है और उसके बाद फिर हमें जो है उससे सूचनाएँ निकालनी पड़ती हैं। तो इस तरह मानचित्र जो है हम थीमेटिक मैप बना सकते हैं, लेकिन थीमेटिक एरियल फ़ोटोग्राफ्स नहीं हो सकती हैं। इसके बाद मानचित्र पर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना? प्रतीक चिन्ह जो हमारे, आप जो है हमेशा से मैप बनाते आए हो, कार्टोग्राफिक सिंबल्स होते हैं जिसमें हम सिंबल्स के द्वारा जो है चीज़ें दिखाते हैं और जो है रंगों का भी भरपूर प्रयोग जो है मानचित्र में किया जाता है। लेकिन वायु फ़ोटो पर जो है प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वो जो है जो वास्तविक धरातल है उसी का अंकन जो है उस पर होता है। इसी प्रकार मानचित्र पर विभिन्न लक्षणों के नामांकन की सुविधा है ना? नामांकन की सुविधा है। मानचित्र पर अगर हम मानचित्र बना रहे हैं और ताजमहल अंकित किया है, कुतुब मीनार अंकित किया है, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं या किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं, किसी भी नदी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन वायु फ़ोटो पर नामांकन की सुविधा नहीं है। हम जो है इस तरह के नेमिंग जो फैसिलिटी है वो एरियल फ़ोटोग्राफ पर
नहीं होती है। इसी प्रकार मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसी के द्वारा जो है दिशाओं का जो है ज्ञान मानचित्र पर होता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनफैक्ट जो मानचित्र हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही निर्मित किए जाते हैं। लेकिन वायु फ़ोटो पर इस तरह की कोई जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं उनका प्रदर्शन नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि मानचित्र में समय के साथ सूचनाएँ पुरानी होती जाती है ना? मानचित्र आज बन गया, वो मानचित्र जो है अपडेट नहीं हो सकता, उसको अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है। नए सिरे की अब टोपोग्राफ़िकल शीट्स जो है हमारी कितनी सालों पुरानी है, दशकों पहले की टोपोग्राफ़िकल शीट बनी हुई है, वो आज तक चली हुई हैं। वो पूरी की पूरी जो है मैप बनाने में बहुत जो है मतलब क्योंकि टाइम और एनर्जी इतनी लगती है, तो समय के साथ जो है सूचनाएँ पुरानी होती जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वायु फ़ोटो से जो है नवीनतम सूचनाएँ प्राप्त करना आसान होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमने जो है जो मानचित्र बना रखे हैं, उनको अपडेट हम एरियल फ़ोटोग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, है ना? इन दोनों को जो है हम इंटीग्रेट करके जो है ये जीआईएस का काम है कि इन मानचित्र जो पहले से हमारे बने हुए हैं और जो एरियल फ़ोटोग्राफ है उनको जो है इंटीग्रेट करके हम जो है मानचित्रों को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मानचित्र में जो है अदृश्य धरातलीय लक्षण होते हैं। ठीक है? अदृश्य धरातलीय लक्षण का मतलब क्या है कि मानचित्र पर जो चीज़ें हम दिखाते हैं वो बिल्कुल सेम वो नहीं है जो धरातल पे, हम उसको सिंबल के माध्यम से दिखाते हैं, है ना? सिंबल के माध्यम से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई मंदिर है या कोई पुलिस स्टेशन है या कोई स्कूल है या और कोई बिल्डिंग है, तो उसको जो है हम केवल मार्क करते हैं। उसको जो है वो अदृश्य धरातलीय लक्षण है, उसको हम जो है सिंबल्स के माध्यम से डिपिक्ट करते हैं। लेकिन जो वायु फ़ोटो है उस पर सदृश्य धरातलीय लक्षण होते हैं। वास्तव में जो धरातलीय लक्षण हैं, वैसे के वैसे जो है हमें एरियल फ़ोटोग्राफ पर दिखाई देते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ और ये है कि जब हम मानचित्र बनाते हैं, तो मानचित्र को हम छोटा और बड़े क्षेत्र का बना सकते हैं। मान लीजिए हम जो है किसी जो अगर हमें किसी एक शहर का बनाना है, किसी पर्टिकुलर नगर का बनाना है, तो वो मानचित्र भी बना सकते हैं और पूरे देश का मानचित्र भी बना सकते हैं। लेकिन वायु फ़ोटोग्राफ में ऐसा संभव नहीं है। वायु फ़ोटोग्राफ जो है हम केवल एक नगर का ही ले सकते हैं। अगर हमें पूरे देश का लेना है तो वो थोड़ा वो जो है संभव नहीं है। इसी प्रकार मानचित्र का अध्ययन जो है वो सरल प्रक्रिया है क्योंकि मानचित्र पर सारी चीज़ें लिख दी गई होती हैं, सिंबल्स का प्रयोग होता है और फिर इंडेक्स में उनको जो है मार्क कर दिया जाता है। तो मानचित्र का अध्ययन जो है वो सरल प्रक्रिया है। आम आदमी बहुत आसानी से मानचित्र को समझ सकता है। लेकिन वायु फ़ोटो जो है, वायु फ़ोटो का अध्ययन बहुत जटिल प्रक्रिया है और आम व्यक्ति तो इसको समझ ही नहीं सकता है। एक इमेज एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा जो है अनुभव की आवश्यकता होती है ना? तो वायु फ़ोटो का जो अध्ययन है वो जटिल प्रक्रिया है, उससे सूचनाएँ उतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती, जैसा कि मानचित्र पे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानचित्र जो है वो सेल्फ स्पीकिंग होता है ना? वो अपने आप अपनी चीज़ें बता देता है कि कहाँ पर क्या है, जबकि वायु फ़ोटो जो है सेल्फ स्पीकिंग नहीं होती है, उसमें हमें जो है काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद ही सूचनाएँ निकल सकती हैं। मानचित्र जो है वो लंबकोणीय प्रक्षेप पर निर्मित है। लंबकोणीय प्रक्षेप का मतलब क्या है कि इसमें जो है चीज़ें जो है अभी इसका एक डायग्राम मैंने बनाया था। हाँ, ये देखिए मानचित्र जो है वो लंबकोणीय प्रक्षेप पर निर्मित है ना? यहाँ आप देखोगे कि ये लंबकोणीय प्रक्षेप पर इस तरह से जो है मानचित्र का निर्माण होता है और दूसरी तरफ हमारा जो वायु फ़ोटोग्राफ है, वो क्या है? वो केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित है। उसका जो निर्माण है वो इस तरह से होता है कि एक केंद्र के रूप में जो है सारी जो केंद्र के रूप में जो है एक केंद्र पर सारी जो रेज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं। ये हम जो है केंद्रीय प्रक्षेप को पढ़ चुके हैं विस्तार से ज्योमेट्री ऑफ एरियल फ़ोटोग्राफ में। तो इस तरह वायु फ़ोटोग्राफ जो है वो केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित होता है। इसी प्रकार हाँ, तो इसमें जो है वायु फ़ोटोग्राफ जो है हमारा केंद्रीय प्रक्षेप पर
निर्मित होता है। मानचित्र और वायु फ़ोटो की एक और जो अंतर है वो ये है कि मानचित्र में बिंब विस्थापन नहीं होता है, जबकि वायु फ़ोटो में बिंब विस्थापन होता है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, हालाँकि ये हम जो है पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, लेकिन इसको जो है एक बार दोबारा समझाती हूँ कि मानचित्र में जो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले तो मैं ये बता दूँ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी क्षेत्र का जो है एरियल फ़ोटोग्राफ लिया, यहाँ इस क्षेत्र का एरियल फ़ोटोग्राफ लिया गया, तो ये जो प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का चिन्ह क्या है? ये प्रिंसिपल पॉइंट है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है हमारी एरियल फ़ोटोग्राफ इसके हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इसके बिल्कुल ऊपर है। तो यहाँ केंद्र पर तो मापनी शुद्ध है, लेकिन किनारों पर क्या हुआ कि विस्थापन हो गया। अब इसमें ये देखिए पेड़ जो है ये सीधे नहीं हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ जो है सीधे नहीं है, ये चारों तरफ जो है फैले हुए हैं। इसी को हम जो है बिंब विस्थापन कहते हैं। लेकिन मानचित्र में क्योंकि हम हाथ से चीज़ों को अंकित करते हैं, तो बिल्कुल जो है इनको प्रॉपर तरीके से जो है अरेंज किया जाता है। ये पेड़ जो है पूरा आप एक लाइन में देख सकते हो, लेकिन जो है हमारी जो एरियल फ़ोटोग्राफ है उस पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की जो समस्या है वो पैदा होती है, और इसी के कारण जो है इसमें चीज़ों को पहचानना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मानचित्र और वायु फ़ोटो का ये जो अंतर है, ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।